हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप पिछले 3 से 4 5 जो हमने डिस्कस कंटिन्यू किया था केस स्टडी, उसको बहुत अच्छे से आपने ईमानदारी पूर्वक जानने की कोशिश की होगी कि कैसे हमने केस स्टडी को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डील करना है। जैसे पार्ट 1 हमारा नैतिक शिक्षा था और पार्ट बी क्या था, उद्यमिता। तो उद्यमिता की केस स्टडी कुछ अलग होगी, उसका स्वरूप कुछ अलग होगा, उसकी भाषा शैली अलग होगी और उसको तरीका कैसे डील करना है उसका अलग होगा। और हमारी नैतिक शिक्षा का जो केस स्टडी का पैटर्न है वो कुछ अलग होगा। तो आज हम पेपर 3 जो अपना साइंस वाला सेगमेंट है उसका आयुष के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हम 1 to 1 डील करेंगे कि कैसे इस आयुष को डील करना है। सबसे पहले आज मैं कुछ और भी नए तरीके से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि सिलेबस को हमें कैसे डील करना है। ठीक, क्योंकि हमारे पास तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि किसी महान इंसान ने बोला था जो एमपीपीएससी के सेक्टर में अच्छे अधिकारी के तौर पे अभी पदस्थ हैं, कि उन्होंने बोला कि गुरु द्रोणाचार्य अब हमारी जिंदगी में नहीं है और हमें अर्जुन बनना है, तो हम कैसे अर्जुन बन सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी गुरु द्रोणाचार्य हैं। कैसे? सिलेबस के रूप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में। सिलेबस हमको बताता है कि कैसे हमको पढ़ाई करना है, कितने मार्क्स की तैयारी करना है और क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है। होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारा भटकाव है। इंटरनेट के जमाने में एक ही टॉपिक के लिए 50 वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 50 तरीके की किताबें आ चुकी है। बस हमको कैसे पढ़ना है हमें कोई नहीं बता रहा है, और क्या नहीं पढ़ना है ये तो कोई भी नहीं बता रहा है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको डेली कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं और बताएंगे कि आपके अंदर जो भटकाव की स्थिति है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आयुष टॉपिक के बारे में। आयुष इकाई 3 का हिस्सा है, जो कि ये दिख रहा है। तो आपको अब हम ये बताने की कोशिश करने जा रहे हैं, हमारा संस्थान आपको ये बता रहा है कि इसको ट्रैक कैसे करना है। हर टॉपिक या हर यूनिट आपको बताती है कि हमें कितने क्वेश्चंस किस हिसाब से पढ़ना है, किस टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़ना है, ये सब कुछ। जैसे हर टॉपिक ये बोलता है कि मैं 2 मार्कर में आऊंगा, 7 मार्कर में आऊंगा और 10 मार्कर में आऊंगा। ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। आयुष, ठीक, आयुष का ये टॉपिक है आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, सोवा रिगवा, होम्योपैथी चिकित्सा। ये अब हो सकता है सेपरेट कर करके यूनानी के बारे में पूछ ले, सिद्धा पूछ ले, सोवा रिगवा के बारे में 2 मार्कर में पूछ ले। हो सकता है ये एक्चुअल में 2 मार्कर 7 मार्कर का टॉपिक है। ठीक, बहुत ही अच्छी किस्मत रही तो 10 में आएगा, क्योंकि आप सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि 10 नंबर का टॉपिक है, बट उसके पास बहुत सारी वैरायटी है। कैसे? जैसे ये 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम, आप क्या कर रहे हैं, आपको इसको 10 मार्कर के हिसाब से इसको क्या करना है, एक सिनॉप्स तैयार कर लीजिए, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। क्यों? ये 100% आपको 10 मार्कर में दिखने जा रहा है, ये 2 मार्कर में कभी नहीं आएगा, और आएगा भी तो टू द पॉइंट कुछ चीजें पूछ सकता है, मगर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इसके क्या है, ये 10 मार्कर में आएगा। फिर साथ ही साथ आयुर्वेद वाले सेगमेंट, त्रिदोष 7 मार्कर, पंच महाभूत 7 मार्कर। त्रिदोष 2 मार्कर में भी है, बट जिसके चांसेस क्या है, त्रिदोष में भी थोड़ा सा एलाबोरेटिव फॉर्म में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक अपने आप में 7 मार्कर का टॉपिक है। फिर महाभूत, ये 7 मार्कर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 7 मार्कर में आपको ये कभी ना कभी छपा छपाया क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल पेज में क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, कीवर्ड्स में इसको नोट डाउन कर लीजिए। एलाबोरेटिव फॉर्म में बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, कीवर्ड्स में याद रखिए बस। ठीक है, फिर दिनचर्या 2 मार्कर, ऋतुचर्या 2 मार्कर, पंचकर्म की प्रारंभिक क्रिया 7 मार्कर, इसको इसके बाजू में लिख लीजिए। जब आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे ना, तब आपकी पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव दिखेगी। हमको टॉपिक को क्रैक करना है, ठीक, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से सटीकता से चीजें डील कर पाएंगे। जैविक घड़ी, हम जैविक घड़ी को 10 मार्कर में पढ़ेंगे, ये अपने आप में पूरा एक सेगमेंट है, इसको आप पढ़िएगा। फिर केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम, ये 4 स्टेज हैं, केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, ये आएगा 10 मार्कर। उसकी स्थिति पूछ सकता है, उसके चैलेंजेस पूछ सकता है, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकता है, इसके बारे में पूछ। फिर स्लैश
अगर उसको क्रैक करना है बिल्कुल छोटे रूप में तो वो 7 मार्कर में पूछता। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं आयुर्वेद का क्षेत्र है, प्रिंट है ये क्वेश्चन, फिर से मैं बोल रहा हूं प्रिंट है ये क्वेश्चन, कितने में 10 मार्कर में, ठीक 10 मार्कर में प्रिंट है, कुछ नहीं करना है। एक पेज में ये ब्लैंक पेज, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ये ब्लैंक पेज है आपके पास, माना कि ये आपके पास लैंडस्केप पे, जब भी आपकी कॉपी A4 साइज उसको आड़ा कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है, NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसको ब्रैकेट बनाना है। इसके अलग अलग डायमेंशंस क्या है, क्या इसके प्रकार हैं, क्या इसके कारण है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ डेटा है और कुछ चुनौतियां हैं। ये सब इसको बॉक्स में ऐसे करके रख लीजिए, एक ही पन्ने में आपके नोट्स बन जाएंगे, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? आप यस नो में आंसर जरूर दीजिएगा। खासकर आपके साथ समस्या ये देखने को मिलेगी, आप कमेंट कर ही नहीं रहे। यही आपकी गंभीरता दिखती है कि आप अपने लिए और अपने उद्देश्य और अपने सपने के लिए कितना ईमानदार है। मैं पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहा हूँ, आपके कमेंट या क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं रहे। सबसे ज्यादा समस्या पता है बच्चों के साथ क्या है? नीरस हो चुके हैं, उनमें उत्साह नहीं है। उत्साह रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा एग्जाम है। आप कुछ ना कुछ सीखिए और सीखने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी मेंटेन रखिए कि सर इसको कैसे कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं। आप अगर आपको डाउट लग रहा है, आप भंवर कुआं में हैं, आप मुझसे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको ऑफिस में, जो हमारा विष्णुपुरी आईओएस ऑफिस के जस्ट सामने हमारा ऑफिस है, मैं आपको ऑफलाइन सेंटर में भी मिलूंगा मेंटरशिप के लिए कि कैसे कॉपी को डील करना है। आपकी कॉपी है, मार्क्स नहीं आ रहे, आप हमारे पास कॉपी लाइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ लास्ट ईयर से और अब क्या क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, हम उस सब पे काम करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आपको कभी कभी कुछ बच्चों के साथ अशुद्धियां लिखने की समस्या, आज जैसे कि एक बच्चे से मुझे मिलने का मौका मिला, तो वो कह रहा सर मैं पिछले 3 मेंस लिख रहा हूँ मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि पेपर पूरा हो रहा है? हाँ सर पेपर पूरा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं? सब कुछ बढ़िया जा रहा है सर, बस इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा है। मैंने कहा एक काम करो, कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ जो अभी आपने टेस्ट सीरीज लिखा है उसकी कॉपी है क्या? तो वो घर गया और कॉपी लेके आया और उसने कॉपी दिखाई, तो ये स्थिति ये थी कि कॉपी पढ़ने योग्य ही नहीं है, कॉपी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा कॉपी का। अब सोचिए कि अब इस यंग एज में मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा, तो 60 वर्ष या 65 वर्ष के सीनियर प्रोफेसर जब एमपीपीएससी में कॉपी चेक कर रहे होंगे तो वो क्या स्थिति से गुजर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कॉपी चेकर का माइंडसेट समझिएगा, जो 55 to 60 एज के सीनियर प्रोफेसर को ही कॉपी मिलती होगी चेक करने के लिए, तो आप सोचिए कि उस एज के प्रोफेसर के साथ वो चश्मा लगाया होगा, सीनियर सिटीजन है, चश्मा होंगे। और हमारे बड़े बुजुर्ग, आप दादाजी से, अभी मेरे पिताजी से जब कॉपी चेक कराते थे बचपन में 10, 12 या यूकेजी में, तो सबसे पहले क्या बोलते थे कि दूर दूर लिखो, काम की चीज लिखो, पॉइंट्स पे लिखो, अशुद्धि मत लिखो, है ना। और ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो हमारे पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग बोलते थे, वो यही कॉपी चेकर भी यही चीज मांग रहे हैं। बस हम उस चीज को भूल गए। हमको फिर से 10, 12 वाला बचपना लाना है, हमको शेरो रेखा खींचना है, अशुद्धियों को भी सुधारना है। उस बच्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली अशुद्धियां। उसने आकस्मिक में जो आधा सा है वो मात्रा के पहले आधा सा लिख रखा है, मात्रा बाद में बनाई है, मी के बाद बनाई हुई। सबसे बड़ी समस्या है, उसको तो लग रहा है कि मेरा पेपर तो बढ़िया हो रहा है, पेपर पूरा कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ। मगर याद रखिए कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट आप कॉपी नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा आपके टैलेंट के बारे में? ठीक, क्योंकि ये कॉपी आप नहीं जानते कि कौन है, आप मेल है फीमेल है नहीं पता है। वो एक रोल नंबर के फॉर्म में जाने वाली चीज है। और सोचो कि आप 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार कॉपी एक प्रोफेसर चेक कर रहा है, तो आप अन्य लोगों से कैसे खास बनेंगे? कुछ ना कुछ अलग करके ना। उस अलग करने की ड्यूरेशन में हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा अच्छी लिखावट के लिए। क्योंकि देखिए, पहला इंप्रेशन क्या जाता है? पहला इंप्रेशन यही जाता है कि लिखावट कैसी है, उसको साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं। मतलब लिखावट से ऐसा नहीं कि मोती जैसे अच्छे, लिखावट से तात्पर्य क्या है? साफ सुथरा, पढ़ने योग्य, टू द पॉइंट, काम की चीज लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बकवास तो नहीं लिख रहे हैं, जो पूछा गया है बस उसको छोड़ के दुनिया की हर चीज लिख रहे हैं। इस चीज से हमको निजात पाना है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप आए,
या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछे, हम इस सभी समस्या का कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक, मैक्सिमम हद तक समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये ही योग 7 मार्कर। ठीक, ये अपने आप में अष्टांग योग 7 मार्कर, पंचकोश सिद्धांत, षटकर्म, इसको 2 मार्कर में भी तैयार कर लो। मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी 7 मार्कर 2 मार्कर, बस ये 10 मार्कर का नहीं है। इसके बाजू में ऐसे यू लिख लिया करिए, तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट होगा, मुझे 7 मार्कर के हिसाब से पढ़ना है। ज्यादा हमें ज्ञानी नहीं बनना। अगर ये सोचो कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिलता है तो बहुत रिसर्च करते हैं। देखो दोस्त, इसका नाम ही सामान्य ज्ञान है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होना चाहिए। कॉपी को अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो। 60 शब्दों में आप सोचिए एमपीपीएससी को अगर आपको ज्ञानी बनाना होता तो वो एलैबोरेटिव फॉर्म्स में आपसे बात करता है। वो आपसे कैसे बात कर रहा है? पॉइंट्स पे बात कर रहा है। 60 शब्दों में केवल काम की जानकारी ही दी जा सकती है। अगर आपने उसमें कहानी लिखी तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा, और पेपर पूरा होगा तो काम की जानकारी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टू द पॉइंट हमको बात करना है। आइए, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा 2 मार्कर 7 मार्कर, धूप सेवन 7 मार्कर, जल चिकित्सा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक 7 मार्कर, और षोडश संस्कार ये प्रिंट है 10 मार्कर में। ऐसे करना है अपन को सिलेबस को डीकोड, और कुछ नहीं करना है। ये पूरा का पूरा जो यूनिट में एक दिन अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे हमें शॉर्ट में चीजें बनाना है। जो इकाई 3 है आपकी, मैं मान के चलता हूं, उम्मीद करता हूं आपसे, ये इकाई 3 को मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 पेज में आपके पास शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। अगर आप इस चीज को 15 से 20 पन्ने में कर पा रहे हैं तो आप मान के चलेंगे कि अभी आने वाला जो जून वाला एग्जाम है, आप बहुत मक्खन से एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मक्खन जैसा। क्लियर है? मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये शंका के बादल, जो डाउट के बादल है, वो धीरे धीरे छटना स्टार्ट हो जाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन। होता है, हमने पूरी दुनिया पढ़ ली, हमें पता चला कि आयुष मिशन ही हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आयुष मिशन देखिए। सबसे पहले फॉर्मेट में आप भी पहले फॉर्मेटिंग बता देता हूं कि कैसा रखना चाहिए। जब भी कोई चीज ऐसा आए कि मिशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मिशन है तो पहला पॉइंट इसका प्रारंभ। फिर जब कोई मिशन है तो किसी मिशन का क्या होगा? उद्देश्य होगा, हमें उद्देश्य लिखना है। फिर उसका आपके पास और इसकी विशेषता हो तो विशेषता लिखिए। अगर विशेषताएं पूछी जा रही है तो, या उसकी विशेषता आपको याद हो तो इसकी विशेषता लिखिए। या इसको देख लो कि किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, संचालक। इस पैटर्न में चीजें लिखोगे तो आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। क्लियर है? इसमें कोई संबंधित कोई अच्छा आंकड़ा हो तो आंकड़े को भी पुट कर दो। क्लियर है? इसका संचालन के साथ साथ इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो वही बता सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो एक बार देख लेते हैं इसकी शुरुआत की जगह आप प्रारंभ भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई लकीर के फकीर नहीं बनना आपको। प्रारंभ या शुभारंभ जिसको भी हो सकते हैं, सितंबर 2015 में खत्म। एक शब्द में आंसर। उद्देश्य भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। अगर आप भारतीय नहीं लिखना है तो देश के समस्त नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य के उत्तरोत्तर या गुणोत्तर वृद्धि के लिए, समग्र स्वास्थ्य के बढ़ावा देने के लिए। ये कीवर्ड्स हमको 3 शब्द लिखना है, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बस। फिर इसका संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। हो सकता है ये आपका 2 मार्कर में अपने आप में क्वेश्चन आ जाए कि आयुष मंत्रालय किसके अंतर्गत काम कर रहा है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्लियर है? जब भी इस टाइप की चीजें आएंगी तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या है, तो देखना है कि ये शुरुआत किस लिए हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसका संचालन क्या है। क्लियर है? अब आएगा कौमार भत्ते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने कभी नहीं पढ़ा हो। ठीक, हम जानबूझ के दे रहे हैं कि कुछ आप अपने दिमाग की नसों को थोड़ा सा प्रेशराइज करो, उस पर तनाव दो। बहुत दिनों से शिथिल पड़ी हुई है, इस शिथिलता को थोड़ा सा एक्टिव करना है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आयुर्वेद की शाखा, जो शिशु देखभाल के साथ साथ गर्भावस्था से पहले, दौरान और बाद में महिला की देखभाल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कौमार भत्ते
ये क्या है? सबसे पहले अगर आपको पॉइंट्स पे लिखना है तो सबसे पहले बोलिए आयुर्वेद की एक शाखा है। पहला पॉइंट क्या है? जो जो ना केवल शिशु की बल्कि माता का दोनों का देखभाल रखता है। कैसा? गर्भावस्था के पहले दौर क्या करना है? पहले 3 शब्दों का मैंने प्रयोग किया, पहले, दौरान और उपरांत। गर्भावस्था के पहले, ठीक, उसके दौरान जब बच्चा पेट में है, फिर बच्चा इस दुनिया में जब आ जाता है तो उसके बाद ये दोनों को देखभाल करने का घर। ठीक, ये महिलाओं और बच्चों की विभिन्न बीमारियों और उनके प्रबंधन के लिए इसमें विस्तार से इसकी बातें करता है। ठीक, कि इसमें शिशु व माता के देखभाल, और देखभाल से क्या तात्पर्य? जो होने वाली इस, जैसे जब कोई मम्मा या कोई मातृ है, मातृशक्ति जब माँ बनती है तो बहुत सारे फिजिकली चैलेंजेस आते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं, उसको बहुत सेंसिटिव हो जाती है माँ। तो जब सेंसिटिव हो जाती है, बहुत सारी चैलेंजेस को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसको बचा के रखना है, इसके लिए सब चीज़ों को किया जाता है। सबसे पहले अब हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, मिशन क्या है, फिर हमने कोई एक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। क्या है, एमपीपीएससी इस टाइप की टर्मिनोलॉजी जरूर यूज करता है आपको क्या करने के लिए? आपके पूरे पेपर को खराब करने के लिए। 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन ऐसा उड़ता हुआ दे दिया जाएगा जिसमें आपका दिमाग पूरा 0 हो जाएगा। बस हमको क्या करना है? शांत रहना है, उस चीज को संधि विच्छेद करना है। जैसे इस टाइप के कोई शब्द आ जाए तो आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको सोचो कि यार ये शब्द कहाँ से है। अच्छा, यूनिट 3 से पक्का ये आयुष का सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये क्लियर होगा कि आयुष का है ये। अब आयुष में भी क्या हो सकता है? तो होगा इसका संधि विच्छेद करो कि अच्छा ये है कौमार व्रत है, ये इसको कई भागों में बांटो, ये शब्द तो अलग है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। जब संधि विच्छेद करते हो, तोड़ते हो, धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए फिर बात करते हैं यूनानी उपचार की प्रमुख पद्धतियां बताइए। ये इजी क्वेश्चन था। यूनानी कौन? अच्छा, इसमें से आपको जब पढ़ना क्या क्या है यूनानी उपचार की, आप जब भी नोट्स, इस बीच में फिर से मैं बताता हूं, यूनानी उपचार जब भी आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं बन रहा है, तो यूनानी उपचार ब्लैंक कॉपी में लिखिए, और उससे इंपॉर्टेंट जितनी चीजें आपको पता है, आपने नोट्स में पढ़ रखी, केवल कीवर्ड्स में उन जानकारियों को इसमें पुटअप कर दीजिए। क्लियर है? अब यूनानी उपचार क्या है? देखिए क्या है, औषधि की एक पद्धति। कौन सी औषधि की पद्धति है? जिसमें मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में जब हम लोग अपने नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ जाते थे, तो लोग क्या करते थे? जड़ी बूटियों के एक बूढ़े दादा मिलते होंगे जो छोटे से खलबट्टे को लेकर ऐसे ऐसे कूटते रहते। वो पूछते थे कि बाबूजी ये क्या है? तो वो बताते थे कि हमने जड़ी बूटियों के माध्यम से हम लोगों का उपचार करते हैं। ठीक, ये वही पद्धति है। छोटी छोटी पुड़ियों में देखना कि वो आपको दवाई पैकेट वाली नहीं देते थे, पुड़िया में देते थे। न्यूज़पेपर को मोड़ मोड़ के छोटी छोटी पुड़िया दिया करते थे, है ना। और उस पुड़िया के माध्यम से ये बोलते थे कि ये पुड़िया सुबह खाना है, ये शाम को खाना है। ये वही वाली पद्धति है। ठीक है। फिर आहार पद्धति क्या है? इसमें ये बोला जाता है कि जो आपका एक्चुअल परेशानी है ना, वो परेशानी खान पान से स्टार्ट हुई है। तो सही खान पान के साथ साथ सही परहेज रखना है। कि भैया आपको लग रहा है डायबिटीज इस प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? आपको सही में खाना खाना है। आपको आलू का सेवन नहीं करना है, चावल का सेवन नहीं करना है, शक्कर कम से कम यूज करना है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना है, बहुत सारा एक्सरसाइज, दिनचर्या को आपको एकदम एप्रोप्रिएट रखना है। तो इससे आप स्वस्थ कहलाएंगे। ठीक। रेजिमेंटल पद्धति देखिए, यूनानी उपचार में 3 पद्धति होंगी, औषधि वाली, रेजिमेंट वाली और शल्य चिकित्सा। अब रेजिमेंटल क्या है? खून। कभी कभी आपने देखा होगा कि पैर पानी में डलवा देते हैं, उसको जोंक क्या करती है? उसको पूरा आपके खून को, खराब खून को वो चूस लेती है। ठीक है। इस टाइप का ये आप YouTube पे जरूर देखिएगा, इसको एक बार सर्च करिएगा रेजिमेंटल, तो आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। 3 पद्धति जो मुख्यतः है, औषधि है, रेजिमेंटल है और शल्य चिकित्सा है। तो खून साफ करके लोगों का इलाज किया जाता है। जो गंदा खून है वो उसको साफ कर दिया जाता है, और साथ फिर उसको, अच्छा, पूरी बॉडी के साथ अच्छी चीज क्या है? अगर खराब ब्लड निकला तो बॉडी ऑटोमेटिकली नया ब्लड प्रोड्यूस कर लेती है धीरे धीरे। ठीक है। फिर क्या है? शल्य चिकित्सक।
शल्य चिकित्सा क्या है? कुल मिला के जो अभी रिसेंट में चल रही है, क्या सर्जरी चल रही है, आधुनिक सर्जरी क्रिया को ही शल्य चिकित्सा होता है। क्लियर है? तो आप अगर 3 याद नहीं आ रही तो एटलीस्ट 2 तो जरूर लिख देना। ठीक। अच्छा, मैं आहार पद्धति के बारे में, 3 पद्धति थी, औषधि, आहार, रेजिमेंटल और शल्य। इसमें अच्छे खान पान के द्वारा भी आपको अच्छा स्वस्थ ये सब कुछ करने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2 प्रमुख लक्ष्य लिखिए। 2 नंबर है, 2 मार्क्स है, तो 2 मार्कर में आपको सीधे सटीक काम करना है। सबसे पहले लिखना है 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितना करना है, 67.5 से लेकर कितना करना है, 70। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, स्वास्थ्य नीति के 2 उपाय, बस जीवन प्रत्याशा क्या करना है, 67.5 से 67.5 से खिसका के कितनी लाना है, 70 वर्ष। पहला, आप अगर ये 2 शब्द भी लिख रहे हो अपने नोट्स में, मोर देन एनफ है, इतने में आपका काम चल जाएगा। फिर TFR कितना लाना है, 2.1 तक लाना है। ठीक है। अगर ये सब छोटी छोटी चीजें आपको कितना 2025 तक, दोनों 2025 है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जीवन प्रत्याशा 70 करनी है, और फिर क्या है, प्रजनन दर है 2.1 कर देना। ठीक। 2 फैक्ट लिखिए, आपको टू द पॉइंट लिखने के बाद सीधे सीधे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर है षटकर्म, मैंने बोला था मैं 2 मार्कर में आएगा, तो हमने इसको 2 मार्कर में लिखने की कोशिश की। एक एक बार सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आयुर्वेद और योग में एक 6 शारीरिक, जैसे कि देखो अपने अभी डिस्कस किया था कि कोई बच्चा अगर किसी से कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है इस टॉपिक से, तो कुछ नहीं करना, संधि विच्छेद कर दो। षट कर्म, षट यानी 6 कर्म, तो 6 शारीरिक शुद्धि क्रिया है, कर्म यानी क्रिया, और 6 शारीरिक शुद्धि की क्रिया है। क्लियर है? षट कर्म, फिर से मैं बोल रहा हूं, जितना आप नाम पढ़ोगे वैसे क्लियर होगी। ये आयुर्वेद और योग में 2 हैं, आयुर्वेद और योग में 6 शारीरिक शुद्धि क्रिया, कि कैसे शरीर को शुद्ध करना है। इसका उद्देश्य क्या है, शरीर और मन को क्या करना है, संतुलित करना है और शुद्ध करना है। षट कर्म 6 है, जिसमें क्या करना है, आयुर्वेद की एक क्रिया है, योग की क्रिया है, जिसमें मन और शरीर को शुद्ध और संतुलित करना है। ठीक। और अब इसका फिर हो सकता है आप इसका वर्णन कर दीजिए, तो हठ योग में इसका वर्णन है, हठ योग में वर्णित 6 यौगिक सफाई तकनीक है। ठीक। इसका अगर आप इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हो तो इसका उल्लेख लिख दो, बस उल्लेख। उल्लेख किसमें है, हठ योग में। क्लियर? षटकर्म। अच्छा, शुरुआत मैंने अगर इससे की है, हो सकता है आप पॉइंट यहां लगा सकते हो। षटकर्म में पहला करें, धोती, नेति, बस्ती, कपालभाति, नौली और त्राटक। ठीक। इसको तो भैया, इसको तो आपको ट्रिक के माध्यम से ही याद करना पड़ेगा, ट्रिक के माध्यम से आना। धोती, नेति, बस्ती, ये जितने ता 3 से लगे हुए हैं, 3, धोती, नीति, बस्ती, कपालभाति, नौली, त्राटक। क्लियर है? इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो चीजें और अच्छी होगी। अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, धोती, नेति, बस्ती, कपालभाति, नौली, त्राटक। क्लियर है? नेक्स्ट फिर है आयुष चिकित्सा के समक्ष कौन कौन सी चैलेंजेस है। देखो, आप इजी मत पढ़िए, आप भारत सरकार आयुष को बहुत प्रमोट कर रही है, तो जब प्रमोट कर रही है तो जब कोई अच्छी चीज होती है तो कुछ ना कुछ उसकी चुनौतियां भी आती है, कि क्या क्या बहुत सारी समस्या आती है। अब वो सरकार आपसे या मध्य प्रदेश शासन या एमपीपी से आपसे चुनौती पूछ रही है कि आप चुनौती बताइए। ठीक। तो मैंने आज केवल देखो, इस टाइप की जब चुनौती वाली चीजें आए तो चुनौतियों के साथ साथ इसी चल जाएगा क्या, इसी चल जाएगा क्या, इसको चुनौतियों के साथ साथ आप 2 से 3 लाइन में समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक। मगर आज मैंने केवल आपको इस पर चर्चा की है। तो सबसे पहले देखिए, आयुष चिकित्सा, सबसे पहले एक लाइन में इसका फॉर्मेटिंग मैं बता देता हूं। सबसे पहले फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में क्या करना है, सबसे पहले 1 से 2 लाइन में, अगर ये कंपलसरी नहीं, फिर से बता रहा हूं, 1 से 2 लाइनों में क्या करना है, आपको इंट्रो दे दो, फिर इसकी चुनौती, सीधे सीधे टू द पॉइंट लिखो। ये मैंने शब्द थोड़ा सा एक्सीड कर दिए, बट अगर आप कर पा रहे हो तो कर सकते हो। एक्सप्लेन करने की बात करें, चलो आयुष की बात करते हैं। आयुष चिकित्सा एक समग्र और चिकित्सा प्रणाली है। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो बस ये शब्द कीवर्ड शब्द कहलाते हैं। कुछ बच्चों के साथ समस्या ये आ रही है कि वो बोले सर कीवर्ड्स हमसे पकड़ते नहीं बन रहा, कि कीवर्ड्स किसे कहते हैं।
तो आप पूरे सेंटेंस में आप देखिएगा कि ये 2 से 3 शब्द होते हैं जो उसकी क्या होते हैं, आप उसको उसको याद करके वो पूरा सेंटेंस निभा सकते हो। तो क्या है, आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, समग्र और चिकित्सा प्रणाली, जिसमें आयुर्वेद और आयुष का फुल फॉर्म लिख दे सकते हो, ए आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। क्लियर है, एक लाइन में तो ये बिल्कुल बनता है। अगर आप इस टाइप की चीज के इंट्रो लिख दोगे तो आपका इंप्रेशन थोड़ा सा पॉजिटिव पड़ेगा। ठीक, फिर क्या है, इसकी चुनौती क्या क्या है, वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है, थोड़ा सा क्या है, आज भी आप देखिएगा 2 टाइप के डॉक्टर हैं, एक हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और एक बीडीएस वाले हैं। इनको बीडीएस वालों को लोग थोड़ा सा कम गंभीरता से, ऐसा उनको लगता है कि नहीं नहीं ये एक समाज की मनोवृत्ति बनी हुई, लोगों में डर लगता है कि नहीं यार इनको हम थोड़ा सा, या जो ये आयुष वाले डॉक्टर होते हैं उनको लगता है कि यार इन्होंने उतनी मेहनत नहीं की जितना ये एमबीबीएस वालों ने किया है। ठीक, इंग्लिश जो प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश में मशीन वो क्या कहते हैं मेडिसिन की, उन पर लोगों को ज्यादा फेथ है, उनको लगता है कि नहीं, वो रहता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे घर का जो हमारे पास जो पुराना ज्ञान है उस पर लोगों को कम भरोसा है, उनको लगता है कि नहीं 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 हमारा जो ब्रिटिश कल्चर है, जो फॉरेन में जो ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक, तो ये मनोवृत्ति धीरे धीरे दूर करना भी एक चैलेंज है। सबसे पहला यही वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी, आयुष पद्धति के प्रभाव को साबित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक, बस इसको अगर आप ये लिखने की जरूरत नहीं है तो बस ये लिख दो, वैज्ञानिक अध्ययन और क्लिनिकल ट्रायल की कमी है। ठीक, सही है। कोविड के ड्यूरेशन में आपने देखा होगा, कोविड के ड्यूरेशन में, और पता है इसमें कॉन्स्पिरेंसी भी चलती है, फॉरेन की जो बड़ी बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स की, वो हमारे आयुष को और भी क्या कर रहे हैं, उसको ग्लोराइज नहीं करने, ग्लोराइज जिसको कहते हैं ग्लोरी करने के लिए प्रमोट नहीं होने देने। क्यों? क्योंकि उनका अरबों रुपए का व्यापार एक झटके में बर्बाद हो सकता है। कोविड में आपने देखा होगा कि काढ़ा पीकर, है ना, काढ़ा पीकर, और हमने योगा करके भी कई लोगों ने अपने आप को बचा लिया। मगर कुछ फॉरेन कंपनीज थी जो बड़ी बड़ी कंपनी है और बहुत सारे बड़े देश हैं, वो इन्होंने योगा को, काढ़े को और आपकी फिजिकल आपने एक्सरसाइज कर रखी है, इन चीजों का सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वैक्सीन के द्वारा ही कोविड बच सकता, कोविड से हम बच सकते हैं। मगर हमने जो उस टाइम पीरियड में आप देख रहे होंगे कि कई जो आपके सीनियर्स हैं घर में, दादा दादी होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, गर्म पानी पिया है, मुंह में उन्होंने मास्क नहीं लगाया, बस एक हल्का सा पतला टेरिकॉट का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा बांध रखा था बाहर जब निकलते थे, और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को एकदम संयमित रखा। ठीक, गर्म पानी पिया, योगा किया और चुपचाप वो आज भी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उनको टीकाकरण की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ये मैं आप उसका दूसरा पक्ष बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों ने इसको, इसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन और क्लिनिकल ट्रायल की कमी है, मान्यता प्राप्त नहीं है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के मुकाबले आयुष चिकित्सा को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं। मान्यता प्राप्त से तात्पर्य क्या है, एक तो सामाजिक स्वीकृति नहीं है, समाज ने ही उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो सबसे बड़ी चैलेंज तो ये भी है। ठीक है, अब धीरे धीरे भारत सरकार ने इसको अपने आप में एक छोटा सा एक एक पिटारे से निकालकर बड़े मंत्रालय की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब जब ये मंत्रालय बना तब धीरे धीरे चीज के हमारे जो प्राचीन ज्ञान था उसको धीरे से सरकार ने बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया और धीरे धीरे इसको बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। ठीक, प्रशिक्षण और शिक्षा की कमी, देखिए आयुष चिकित्सा के पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण में व्याप्त असमानता। मैंने बोला था लोग इन डॉक्टर को क्या कर रहे हैं, सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं इन डॉक्टर में वो दम नहीं है जो हमारे इंग्लिश डॉक्टर्स में। ठीक है, एलोपैथी और एलिपैथी, वो देखो आपने, चलो आगे ठीक है, नहीं तो अभी मुद्दे से अपन भटक जाएंगे। संसाधनों की कमी, आवश्यक प्राकृतिक औषधि और सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। देखिए आप ये समझिए कि आप जितना तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हमको वो औषधि नहीं मिल पा रही, प्राकृतिक औषधि, है ना, तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस में भी हमको वो बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है जिससे ये सब औषधि हम बनाकर लोगों को क्या कर पा रहे थे, स्वस्थ कर रहे थे। फिर कानून और विनियामक चुनौती, ठीक, स्पष्ट कानून नहीं है। ठीक, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया, आप धीरे धीरे पढ़ाई को भी उन्होंने इंग्लिश, जो हमारी एमबीबीएस या डॉक्टरी की पढ़ाई थी उसको धीरे से उन्होंने इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट कर दिया कि नहीं, अगर कुछ लोग हिंदी में इसको पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो हिंदी से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कानून और विनियामक चुनौती, स्पष्ट कानून और दिशा निर्देश का अभाव है, तो ये सब उसकी चुनौतियां हैं। अब इसको समाधान के तौर पर जितनी शासन की योजनाएं हैं,
ठीक, शासन के द्वारा जितने इनिशिएटिव लिए गए सब इसमें आप इस पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, फिर त्रिदोष डिस्कस किया था। त्रिदोष अपने आप में बड़ा सेगमेंट है क्योंकि 3 चीजों में बांटिएगा। त्रिदोष आयुर्वेद शास्त्र में संक्षिप्तः 3 भागों में बांटा, वात, पित्त और कफ। सही है, वात, पित्त और कफ। इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में जानबूझ के मैंने डाला है कि अगर आपके पास कंटेंट कम है, फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने इसको जानबूझ के डाला है कि आपके पास अगर कंटेंट कम है तब कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ये भी देखना है अपन को। ठीक है, तो देखिए, वात दोष, पित्त दोष, कफ। तो वात किससे बना तत्व देख लो, वायु और आकाश। ठीक, असंतुलन, अगर अब ये वात दोष हमारा संतुलित मात्रा में है तो हमारा सब कुछ सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मगर अगर ये असंतुलित हो गया, ठीक, डिसबैलेंस होगा, तो फिर हमको गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, समय से नींद नहीं आएगी। ठीक, जब आपका पेट ठीक नहीं होगा, आपको गैस गुड़ करेगा पेट, तो ऑटोमेटिकली आपको नींद नहीं आएगी। ठीक, फिर मुख्य कार्य उत्सर्जन, परिसंचरण, जो कि अभी डिस्कस कर रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र आपका खराब हो जाएगा, बोलने और सोचने की क्रिया थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर आता है पित्त दोष। तत्व कौन कौन से होंगे पित्त में? अग्नि और जल। ठीक, असंतुलन क्या होगा? फिर पित्त जो होगा, पेट का इशू होगा कुछ ना कुछ। फिर क्या होगा? जलन होगी पेट में। त्वचा संबंधी आपकी जो स्किन है रूखी रूखी दिखेगी या कुछ ना कुछ उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, हल्के से दाने आ जाएंगे, ये सब समस्या देखने को मिलती है। मुख्य कार्य क्या है? पाचन और तापमान नियंत्रण करना है। अगर ये सब कुछ अगर ठीक हो गया तो आपका पाचन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। क्यों? जब आपके खाने में कुछ ना कुछ ये कुछ एंजाइम्स हैं, ये सब कुछ मिल जाते हैं। ठीक, केमिकल है, वो कुल मिला के केमिकल है जो आपको अंदर खाने को पचाने में सहयोग प्रदान करता है। फिर है कफ। कफ की प्रकृति कैसी है? तत्व कैसे बना है? जल और पृथ्वी। असंतुलन कफ होता है। देखो, आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत सारा क्या कह सकते हैं, जैम खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बहुत सारे वो क्या कहते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो क्या होता है? मोटे हो जाते हैं, सुस्त रहते हैं। तो समस्या क्या है? शारीरिक स्थिरता की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक, तो ये सब समस्या देखने को मिलती है। तो ये 3 चीजें हैं, वात, पित्त और कफ। फिर से मैं बता देता हूं, हमने इसको प्रेजेंटेशन सिखाना था आपको। ठीक, इसका इंट्रो देख लो, प्रेजेंटेशन देख लो। अगर हमको छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक, हो सकता है कि आपको इसमें ज्ञान कम दिख रहा हो, बट कैसे हमको 1 मिनट या 1.5 मिनट में पेपर सॉल्व करना है, ये भी हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, 1.5 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में आप इसको डन कर सकते हो। फिर से मैं बता दूं, एक दिन में हमने डिस्कस किया कि पेपर पर करने का पैटर्न आपको कुछ नहीं रखना है। पहले 2 मार्कर रखना है, फिर 7 मार्कर, जैसा पैटर्न है। 2024 के नए सिलेबस आने के पहले लोग पहले 2 करते थे, सही तरीका भी सही था, फिर 11 मार्कर करते थे, फिर 5 मार्कर करते थे। मगर अब क्या है, 7 मार्कर में 70 नंबर का रेशियो है और सबसे ज्यादा नंबर कैली यही कर रहा है। 2 मार्कर के बाद सीधे आपको उस पर कूदना है और फिर इसके साथ आपको डील करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर है लास्ट क्वेश्चन, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी का अपन ने डिस्कशन किया था कि ये 10 मार्कर में आ सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमको मेरी बातों को या किसी की बातों को नहीं देखना है, आपको केवल एक चीज पे काम करना है, वो है प्रेजेंटेशन। लिखना कैसे है, शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, ये सीखिए आप। ज्ञान 19-20 हो सकता है। देखिए क्या है कि मैं भी, हर कोई टीचर या मैं या कोई अन्य टीचर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मास्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुंजाइश लाइफ में बची रहती है, कुछ ना कुछ गुंजाइश होगी होगी। तो आप ज्ञान हो सकता है 19-20 हो, बट हमको क्या करना है? आंसर राइटिंग स्किल पे काम करना है। अगर आप स्किल सीख गए तो आपके पास तो ज्ञान है ही। ठीक, हम सोए हुए हनुमान को जगाने वाले जामवंत हैं। अगर आप अपनी शक्ति को, अपने खोए हुए ज्ञान को याद रख लेंगे तो इस ज्ञान के द्वारा आप बहुत अच्छे से चीजों को एलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जैविक घड़ी में अनियमितता के क्या क्या कारण है। सबसे पहले आपको बता दो जैविक घड़ी क्या है, अनियमितता के कारण बता दो और उसको नियंत्रित करने के सुझाव बता दो। 3 फॉर्मेट में जब भी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बात करता है तो आप ऐसे रखो, कोई इंसान है, ये 3 हिस्सा होगा। फर्स्ट, उसका इंट्रो, कौन है, उसका मेन बॉडी
और फिर लास्ट का कंक्लूजन। इंट्रो लिख दो आप, फिर मेन बॉडी और उसका कंक्लूजन। सबसे पहले घट जैविक घड़ी क्या है, आइए एक नजर में पढ़ लेते हैं। इसको मैं अपने आप को दूर कर लेता हूँ, एक नजर में आप पढ़ लो। जैविक घड़ी क्या है, जिसको एक मिनट इसको देखने के पहले आप आंख बंद करो और आप सुनो कि आपने बोला था ना कि आपका हर कोई आसपास आपके लोग जो होते हैं बोलते हैं कि यार तुम लोग, तुम्हारी जो बॉडी क्लॉक है ना वो ठीक नहीं है, या बोलते हैं कि तुम्हारा एक तो लाइफस्टाइल तो है ही। बॉडी क्लॉक दो टाइप के लोग बुराई करते हैं और अच्छाई भी करते हैं। आपकी बॉडी का भी एक घड़ी वाला सिस्टम होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी में भी एक घड़ी चलती है जिसको पता है कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, लोग बोलते हैं कि आपकी बॉडी क्लॉक खराब हो गई है, आपको दिन में नींद आ रही है और रात के टाइम आप जग रहे हैं। क्यों? आपने अपनी लाइफ को अस्त व्यस्त कर रखा है। नहीं तो बॉडी की क्लॉक इतनी जबरदस्त है। याद करिए बचपने में जब आपको कहीं जाना होता था या सुबह 26 जनवरी का पेपर देना होता था, सॉरी 26 जनवरी में आपको ध्वजारोहण करने के लिए छोटे छोटे उत्सव होते हैं स्कूलों में, तो वहां जब आपको जाना होता था तो आप अपने तकिए से चुपचाप बोलते थे कि तकिया महाराज कुछ नहीं करना, कल तुम्हें को 6 बजे जगा देना है। दरअसल आप तकिए को नहीं बोल रहे थे, आप अपनी बॉडी को बोल रहे थे, इस बॉडी क्लॉक को बोल रहे थे। इसमें अलार्म सेट कर रहे थे। अलार्म कैसा सेट कर रहे थे कि भैया कुछ हो ना हो, आंधी आए या तूफान आए, भैया आपको तो 6 बजे जगना है। और आप फील करते होंगे कि आपकी बॉडी 5:55 में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन आता है कि भाई चलो उठना है। होता था ये, या ट्रेन पकड़ना होता है, 3 बजे की ट्रेन पकड़नी, तब भी आपको दिमाग को बोल देते थे कि आप सोते 1 बजे थे रात में, उसके बाद भी 3 बजे नींद खुल जाते थे। क्यों? आप अपनी बॉडी क्लॉक को आदेश दे देते थे। वही बॉडी क्लॉक है जिसे 3 पहर में उसने बांटा। 3 पहर में, सुबह दोपहर शाम। सुबह मतलब उठना, दोपहर मतलब काम करना, ठीक है, और रात मतलब सुबह दोपहर शाम। शाम का मतलब हल्का सा खाना खाइए, सो जाइए। हमने क्या कर दिया कि दोपहर में सो रहे हैं, शाम को काम कर रहे हैं, और पूरे सुबह के टाइम पीरियड सुबह भी सो रहे हैं। तो ये सब तीनों चीजें अस्त व्यस्त है, और बॉडी क्लॉक इन अस्त व्यस्तता की वजह से खराब हो गई। खासकर ये शहरी कल्चर में चीजें देखने को मिलती है। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा जा रहा है, बट इस चीज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैविक घड़ी हमारे शरीर में दिनचर्या या सामान्य समय निर्धारण क्या है? दिनचर्या और समय निर्धारण की प्राकृतिक अवस्था है या व्यवस्था है जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जैसे सोने जागने का चक्र, खान पान, हार्मोन का स्राव आदि। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, पता है आपकी बॉडी क्लॉक खराब हो जाएगी तो आपको हार्मोनल आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे। देखिएगा, आपके आसपास की कई स्टूडेंट्स होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए होंगे। वो कुछ ना कुछ अलग टाइप के उनके हार्मोन ऐसे हो गए होंगे कि वो दिन भर सोने वाले हो गए होंगे। किसी में मोटापा आ जा रहा है, किसी की आंखें अपेक्षाकृत क्या हो गई, कमजोर हो जा रही है, उनको चश्मा लग जा रहा है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो पढ़िए फिर से, जैविक घड़ी हमारे शरीर में दिनचर्या समय निर्धारण की एक प्राकृतिक अवस्था है। कीवर्ड्स, दिनचर्या यह समय निर्धारण की प्राकृतिक अवस्था है। ये ऐसे कीवर्ड्स मैं आपको पकड़ना सिखा रहा हूँ। साथ ही जो शरीर की विभिन्न क्रिया कौन कौन सी, सोना जागना, खान पान, हार्मोनल डिसबैलेंस। ठीक, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं भैया? आहार, सबसे पहले मैंने बोला था सबसे बड़ा चैलेंज खाना खाना, और उसका जीवन शैली, मानसिक तनाव, शरीर की ऊर्जा स्तर में कमी, और ये थोड़ा सा इशू जा रहा है। एक मिनट इसको जूम कर देता हूं मैं नीचे के भाग। हाँ, अब चीजें आपको नहीं दिखेगी, अब शायद दिख रही होगी। गुणवत्ता युक्त नींद की कमी, इम्यून सिस्टम की कमजोरी। ठीक, आपको थोड़ा सा धूल धक्कड़ मिला, आप में चीजें छींके आने चालू हो जाती हैं, ये भी डिसबैलेंस की वजह से ही है। हार्मोनल परिवर्तन, पाचन तंत्र की समस्या और बहुत कुछ। ये किसके लिए? जैविक घड़ी में अनियमितता की वजह से। फिर आप इसको क्या करना है? देखो, मैं आपको एक दिन आपको बताया था कि जब भी आप इस टाइप का फ्लो चार्ट बना रहे हैं और ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक, तो आपके पास 2 विकल्प है। या तो पॉइंट्स को अकेले आप फिर से नोट डाउन करिए, या तो सीधे उन पॉइंट्स को केवल एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले पहला पॉइंट देख लीजिए आप, समय असमय भोजन करना है। रात में लोग 11 बजे 12 बजे मैगी खा रहे हैं, है ना? इसमें ये शब्द जैसे ही मैंने बोला होगा तो आपको मुस्कुराहट आ गई होगी। 12 बजे 1 बजे लोग मैगी खा रहे हैं, नहीं तो भोला राम पे आ रहे हैं, और 2 बजे पोहा खा रहे हैं। ये है असमय भोजन करना। अव्यवस्थित नींद लेना, आहार और जीवन शैली से प्रभावित, नींद की कमी, फिर असमय भोजन, अपच, गैस, और फिर से मैं बोल रहा हूँ जब आप खाना ऊटपटांग लेवल पे खाते हैं
तो ये पचता नहीं है। जब पचता नहीं तो गैस बनती है और पेट संबंधी समस्या होती है। और शरीर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पेट से ही शुरुआत होती है। पेट में अगर आपने खराब चीजें डाली और ऑटोमेटिकली आपको चीजें रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, फिर देखिए जैविक घड़ी असंतुलित होने से हार्मोनल असंतुलन, मानसिक धर्म, सबसे बड़ी जो हमारे फीमेल हैं उनके साथ क्या होती है, जो पीरियड्स हैं वो पीरियड्स अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ठीक, तो फिर उनको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। मगर अगर चीजें आपकी लाइफस्टाइल सही है, आपका खान पान अच्छा है, आप टाइम से सो रहे हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं, टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका ये जो छोटी छोटी चैलेंजेस हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, फिर प्रजनन क्षमता में आजकल तो देख रहे होंगे कि जो 34-35 वर्ष 36 वर्ष की उम्र में लोगों को अब क्या है, जब उनकी जो प्रेगनेंसी है उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों? लाइफस्टाइल खराब हो चुकी है, ये चैलेंजेस है। तो ये सब छोटी छोटी एक जो आपकी जैविक घड़ी है, बॉडी क्लॉक है, उसके खराब होने की वजह से हुआ है। फिर अनियमित नींद, ठीक, गुणवत्ता युक्त नींद ना मिलना, और ऊर्जा देखो क्या रहता है कि कुछ भी आप सो रहे हो, फिर आपको कुछ भी सोने के साथ साथ क्वालिटी नींद, हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं कि मैं मात्र 3 से 4 घंटे सोता हूँ, बट क्वालिटी नींद आती है। जैसे मैं तकिए पे सराहना रखता हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे 3 से 4 घंटे की गहरी नींद आती है, और यही गहरी नींद 4 घंटे की नींद 8 घंटे की नींद के बराबर हो जाती है। तो अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो आपकी बॉडी क्लॉक सुधर जाएगी। बस लास्ट का 2 मिनट और, इसको नियमित, इसको सुधार करने के क्या हो सकता है भैया, अच्छा खाना खाइए। मेरी भाषा शैली भी कोशिश करिएगा, हम लोग आपकी भाषा शैली पे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम नहीं हो पाएगा, बट आप इसको थोड़ा सा आप अपने मोबाइल में जूम करिएगा। नियमित और संतुलित आहार का सेवन, ठीक, फिर अच्छा आहार कहते हैं ना, अच्छा आहार खाना है, फिर व्यायाम करना है। व्यायाम करेंगे तो हृदय और आपका मानसिक तनाव एकदम खत्म होगी, इस पोजीशन पे हो जाएगा, हृदय आपका प्रॉपर चलेगा और मानसिक तनाव की स्थिति नहीं होगी। तभी देख रहे होंगे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, है ना, कबड्डी खेलते हैं, खो खो करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती रहती है जिससे उनका दिमाग फिट होता है, बॉडी क्लॉक भी प्रॉपर सही होती है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। फिर देखिए नशे की लत को छोड़ना, सुबह सूरज की रोशनी को भी ध्यान रखना है, विटामिन डी लेना भी बहुत जरूरी है। सुबह आप घूमेंगे तो ना केवल सुबह घूमने से केवल आपको ठंडी हवा नहीं मिलती, साफ स्वच्छ हवा नहीं मिलती, आपको सब कुछ विटामिन डी भी मिलता है, और ऑटोमेटिकली वो एक सुबह का विटामिन डी आपके दिन भर की जो एनर्जी है वो आपको सुबह मिल जाती है। फिर देखिए योग और ध्यान, और रात में तेज अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये तेज रोशनी और स्क्रीन, हम मोबाइल रात में चला रहे हैं, इसको हमको धीरे से क्या करना है, या तो खत्म कर देना है या धीरे धीरे हमको रोकने की कोशिश करना है। ये ब्लू स्क्रीन हमारे आईज में पड़ती है और हमारी बॉडी क्लॉक को खराब कर देती है। हम 3-3 बजे सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, रील पे रील चल रही है, और ये हमारी नींद खराब हो रही है। और जब हमारा सोने का समय था 10 बजे, हम 3 बजे सो रहे हैं और उठ रहे हैं सुबह के दोपहर के 12 बजे तक, और यही बॉडी क्लॉक खराब होने की शुरुआत हो जाती है। ठीक, तो इसका कंक्लूजन भी आप कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, देखिए जैविक घड़ी में अनियमित जीवन शैली और बाहरी कारकों के प्रभाव से होती है। ठीक, जैविक घड़ी, अब कंक्लूजन थोड़ा सा मैं बता दूं कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, कि भाई अनियमित जीवन शैली है और एक्स्ट्रा जो आसपास की चीजें हैं, खान पान, हम पब जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी चैलेंजेस देखने को मिलती है। मगर उचित नींद, तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य, अच्छा खाना और प्राकृतिक प्रकाश से इसको हम नेचुरल लाइट भी लेते हैं, तो इन सभी समस्याओं से हमको निजात मिल सकता है। ठीक, आपके कंक्लूजन और भी हो सकते हैं, आपका निष्कर्ष कुछ सकारात्मक फिर और भी अच्छा सकारात्मक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे आप चीजों को सोच रहे हैं, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। ये हमारा पब्लिकेशन है, ठीक, और आप हमारा परसों का वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने 3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ठीक है, संजीवनी 1.0, अपराजित 2.0, और हमारा 11 मई को 10 बजे हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं। उस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप ज्वाइन करिए और बहुत सारी बहुत सारे कोर्स में छूट भी पाइए। ठीक, मिलते रहेंगे इसी टाइप की वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, और कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने का प्रयास करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं। जय हिंद।